नमस्कार दोस्तों, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के इस लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाले हैं, क्वेश्चन सेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि नर्सिंग फाउंडेशन में रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, जो बार बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं और आशा करते हैं कि जिन क्वेश्चंस के बारे में हम वार्तालाप करेंगे उनमें से आप सबको फ़ायदा हो, आपके वो क्वेश्चंस देखने को मिले एग्ज़ाम में और ये क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन के पास लेके जाएं। ठीक है, तो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करके आते हैं अपने पॉइंट पे, टॉपिक पे कि कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हम उनमें सीखने की कोशिश करेंगे कि जो है क्वेश्चंस में कि एक जो क्वेश्चन है उसमें शब्दों के आधार पर नए नए कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, उन सब के बारे में हम क्या बात करने वाले हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के बारे में। आज के सेशन में पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, श्री गणेश करते हैं। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो। मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन जब आप सोल्व करते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो आंसर आपके सामने मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन को पढ़िए। पहला है द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट। एक नर्स जो है वो एक मरीज की केयर कर रही है विद पोटेशियम डेफिसिट। शब्द आपको मिल गया है पोटेशियम डेफिसिट। पोटेशियम डेफिसिट का मतलब एक शब्द में हम इसको बोलेंगे हाइपोकैलीमिया। क्या बोलेंगे? हाइपोकैलीमिया। एक हाइपोकैलीमिया का पेशेंट है। द नर्स चेक द क्लाइंट्स रिकॉर्ड। नर्स ने क्लाइंट के रिकॉर्ड को चेक किया एंड डिटरमाइन, सोचा दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग द हाइपोकैलीमिया बिकॉज। उसने जो नर्स जो है उसने सारे उसके रिकॉर्ड्स को देखा और उसने मतलब हाइपोकैलीमिया उसको बताया। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण हो सकता है कि उस पेशेंट में हाइपोकैलीमिया हुआ? क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है हमसे। एक पेशेंट है जो उस पेशेंट की केयर जो है जो नर्स के द्वारा की जा रही है और वो पेशेंट हाइपोकैलीमिया का पेशेंट है, पोटेशियम डेफिसिट का पेशेंट है। लेकिन नर्स ने जब उसमें आइडेंटिफाई किया, उसके जो रिकॉर्ड्स हैं उसको पढ़ा, तो उसमें उसको पता चला कि कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वो हाइपोकैलीमिया में चला गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण हो सकता है? देखो पहला कारण है द यूरिक एसिड लेवल 9.6 mg पर DL। तो क्या यूरिक एसिड का पोटेशियम से कोई लेना देना होगा? नहीं। अब यहां पर हम क्वेश्चन देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज हम देख सकते हैं कि यूरिक एसिड एक शब्द आया है। हमारा तो उद्देश्य केवल सीखना है, तो यूरिक एसिड को क्यों ना सीख ले। तो यूरिक एसिड एक शब्द आया है, तो यूरिक एसिड की सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसका नॉर्मल वैल्यू क्या है। तो यूरिक एसिड की नॉर्मल वैल्यू होती है 6 to 8 mg पर DL। आपको कई जगह ये मिल जाएगा 4 to 6 mg पर DL। ठीक है, तो कहने का मतलब दोनों को हम कलेक्टिवली देखें तो 4 से 8 mg पर DL भी चलेगा। ठीक है ना। तो नॉर्मल जो यूरिक एसिड लेवल होता है वो इतना होता है। अब ये यूरिक एसिड आता कहां से है बॉडी में? आपने सुना होगा कि मानव शरीर में कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। सेल्स में क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए पर क्या पाया जाता है? नाइट्रोजिनस क्षार पाया जाता है, नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है। ठीक है, और वो नाइट्रोजिनस बेस जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है पिरिमिडीन और एक होता है प्यूरिन। ठीक है ना, एक प्यूरिन होता है और एक पिरिमिडिन होता है। ये नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस होते हैं, किसके ऊपर? डीएनए पर पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि जब भी सेल का डिस्ट्रक्शन होता है, जब कोशिका टूटेगी तो जाहिर सी बात है कि डीएनए भी टूटेगा, बाहर आएगा। डीएनए टूटेगा तो नाइट्रोजनस जो बेस है वो भी बाहर आएगा। अब नाइट्रोजनस बेस अगर बाहर आने लगा तो जाहिर सी बात है प्यूरिन भी बाहर आएगा। एक सेकेंड के लिए आप जो है पिरिमिडिन को भूल जाइए, किसको याद रखिए? प्यूरिन को याद रखिए। तो प्यूरिन जब टूटेगा, प्यूरिन में जब ब्रेकडाउन होगा तो ध्यान रखना एक एंजाइम होता है जिसको बोलते हैं जैंथिन ऑक्सीडेज। क्या बोलते हैं? जैंथिन ऑक्सीडेज एक एंजाइम होता है
इस एंजाइम की प्रेजेंस में प्यूरिन किस में चेंज हो जाता है, यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाएगा, यूरिक एसिड में चेंज हो जाता है। तो यहां से आता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड से रिलेटेड हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सवाल हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या हो सकते हैं। तो यूरिक एसिड से रिलेटेड दो सवाल होते हैं। देखो, यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ने लगा तो ये दो जगह चला जाता है। यूरिक एसिड अगर बॉडी में बढ़ेगा 8 mg/dl से ज्यादा होने लगा तो ये दो जगह जाता है। एक तो जाता है किडनी में, ठीक है, और एक जाता है किसमें, ये जॉइंट्स में। एक तो किडनी में चला जाएगा, एक जॉइंट्स में चला जाएगा। अब सुनो मेरी बात, अगर ये किडनी में चला गया और किडनी में जाके एकत्रित होने लगा है, कलेक्ट होने लगा है, इकट्ठा होने लगा है, तो ये किसका फॉर्मेशन करेगा, स्टोन का फॉर्मेशन करेगा। मतलब किसका फॉर्मेशन करेगा, ये कैलकुलाई का फॉर्मेशन करेगा, रीनल स्टोन का जो है फॉर्मेशन करेगा। और अगर ये डेवलप्स एंड डिपॉजिटेड इनटू द जॉइंट्स, अगर यूरिक एसिड किसमें डिपॉजिट होने लगा है, जॉइंट्स में डिपॉजिट होने लगा है, जोड़ों में अगर इसका एकत्रीकरण शुरू हो गया है, तो ये एक बीमारी कोज करता है जिसको बोलते हैं हम गाउट। क्या बोलते हैं, गाउट। एक शब्द में गाउट, या हम इसको बोलते हैं गाउटी आर्थराइटिस। मोस्टली द आर्थराइटिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू द सो मेनी टाइप्स, बट specifically we can classified into the 4 parts according to the importance of the examination purpose। हमारे एग्जाम के पर्पज से हम 4 भाग में आर्थराइटिस पढ़ते हैं। र्यूमेटिक आर्थराइटिस, र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियो आर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस। तो चौथा वाला गाउटी आर्थराइटिस जो होता है वो क्यों होता है, ज्वाइंट में यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से हो जाता है, ठीक है ना। तो ज्वाइंट में अगर यूरिक एसिड का डिपोजिशन होने लगा तो गाउटी आर्थराइटिस होता है। और अगर स्टोन जो है किडनी में अगर इसका एकत्रीकरण होने लगा तो किडनी स्टोन का जो है फॉर्मेशन करता है। तो इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि किडनी स्टोन अगर पेशेंट में हो गया तो उस पेशेंट में हम डाइट कैसी देंगे, तो ध्यान रखना एल्केलाइन डाइट देंगे, ठीक है ना, एल्केलाइन डाइट देंगे। अगर आपने एसिड बेस ठीक से पढ़ा है तो आपको पता लगेगा कि एसिड और बेस, अम्ल और क्षार जो है वो दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल काम करते हैं, एक दूसरे के विपरीत, एक दूसरे के वाम, एक दूसरे के उल्टे काम करते हैं। मतलब ये हुआ कि दोनों को मिला दो, लड़ झगड़ के मर जाएंगे दोनों, मतलब एक दूसरे को देख के राजी नहीं। बेस में एसिड मिला दो खत्म, एसिड में बेस मिला दो खत्म, दोनों मर झगड़ के एकदम खत्म हो जाते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जब किडनी स्टोन किसकी वजह से होता है, यूरिक एसिड की वजह से। इसमें क्या है, एसिड। तो डाइट क्या देंगे हम, बेस वाली डाइट देंगे, मतलब एल्कलाइन डाइट देंगे तो स्टोन कम होने के चांसेस हो जाएंगे क्योंकि वो न्यूट्रलाइज करेगा। और अगर गाउट बीमारी किसी पेशेंट में हो गई है तो गाउट की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है उस बीमारी का नाम है आलूपूरी। मतलब ये हुआ एलोप्यूरिनोल। समझ में आ गई बात। ड्रग ऑफ चॉइस जो होती है गाउटी आर्थराइटिस में वो क्या देते हैं हम, एलोप्यूरिनोल देते हैं, ठीक है। और ये एलोप्यूरिनोल क्या होती है, इससे पहले हमने देखा कि प्यूरिन को यूरिक एसिड में चेंज कौन करता है, जैंथिन ऑक्सीडेज करता है। तो एलोप्यूरिनोल जो होती है वो जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर होती है। क्या होती है, जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर। तो जैंथिन ऑक्सीडेज इनहिबिटर, अगर ये एलोप्यूरिनोल क्या कर देगी, जैंथिन ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देगी, काम नहीं करने देगी। अगर ये काम नहीं करेगा तो प्यूरिन से यूरिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो बीमारी रिजॉल्व होगी या आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक है। यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन और है, मेरे दिमाग में आ रहा है, मैं बता दे रहा हूं आपको कि जो गाउटी आर्थराइटिस है, इसमें भी 2 तरह की दवाइयां दी जाती हैं। अगर गाउटी आर्थराइटिस एक्यूट है तो एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में देंगे कोल्चिसिन, ध्यान रखना, ठीक है ना। एक्यूट गाउटी आर्थराइटिस में क्या दी जाती है, कोल्चिसिन दवा काम में ली जाती है। और क्रोनिक गाउटी आर्थराइटिस में क्या काम में ली जाती है, एलोप्यूरिनोल काम में ली जाती है, ठीक है ना। और कोल्चिसिन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात और मेरे दिमाग में आ रही है, वो ये है कि कोल्चिसिन जो दवा होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी तो होती है लेकिन एनाल्जेसिक नहीं होती। जो कोल्चिसिन होती है वो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, सूजन को तो वो कम कर देगी और अच्छी होती है, मतलब अच्छी भरपूर एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, खूब सूजन कम करेगी, लेकिन एनाल्जेसिक नहीं होती है। इसलिए कोल्चिसिन के साथ हमेशा क्या भी देते हैं, NSAIDs भी देते हैं। एलोप्यूरिनोल का दोनों का काम होता है, ठीक है ना। बात समझ में आ गई होगी। तो ये क्या हुआ, यूरिक एसिड के बारे में हमने थोड़ी सी चर्चा की है। क्वेश्चन हमारा क्या था कि पोटेशियम डेफिसिट अगर पेशेंट में है तो वो क्यों है, तो यूरिक एसिड का यहां तक कोई लेना देना नहीं था, तो पहला क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, मतलब पहला ऑप्शन जो गलत हो गया है, ये नहीं आएगा।
दूसरा ऑप्शन जो है वो है रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग अगर पेशेंट में की है तो क्या हाइपोकैलेमिया हो सकता है? तो इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बताना चाह रहा हूं कि अगर दो तीन चीजें हैं, देखो आपको पता है कि एक तो होती है उल्टी, वमन कर देना, वॉमिटिंग होना, एक होता है डायरिया। अगर किसी पेशेंट में डायरिया होता है और अगर किसी पेशेंट में वॉमिटिंग होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमारे एग्जाम में बार बार पूछे जा चुके हैं। अगर किसी पेशेंट में वॉमिटिंग हो रही है तो मतलब स्टमक से कंटेंट बाहर निकल रहा है, स्टमक से कंटेंट बाहर निकल रहा है, जाहिर सी बात है। स्टमक में क्या पाया जाता है भाई? HCl पाया जाता है, मतलब एसिड पाया जाता है यहां पर, ठीक है। अब ये एसिड क्या करता है? पीएच लेवल को कम करता है। तो वोमिटिंग के दौरान क्या हो गया? ये सारा का सारा बाहर निकल गया। अब बाहर निकल गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? HCl मतलब एसिड की कमी होगी, और एसिड की कमी हो गई तो इन कंपैरिजन विद द एसिड किसका लेवल बढ़ जाएगा? एल्कालोसिस का। तो हमेशा ध्यान रखना वोमिटिंग में क्या होता है? एल्कालोसिस होता है। वोमिटिंग में क्या होता है? एल्कालोसिस होता है, ठीक है। वोमिटिंग में क्या होगा? एल्कालोसिस होगा। और डायरिया जो होता है, तो डायरिया क्या होता है? उसमें स्टमक कंटेंट तो स्टमक में रह जाते हैं, तो इंटेस्टाइनल कंटेंट है वो बाहर निकल जाते हैं। तो इंटेस्टाइन में क्या पाया जाते हैं? ज्यादा बेस पाया जाता है, तो बेस बाहर निकल जाएगा, तो इन कंपैरिजन विद द बेस एसिड का लेवल बढ़ जाएगा। तो हमेशा डायरिया में क्या होता है? एसिडोसिस होता है। इस बात को भूलना नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन से बार बार पूछे जा चुके हैं। तो डायरिया में एसिडोसिस होता है और वोमिटिंग में एल्कलासिस होता है, ठीक है ना। अब इन दोनों बातों से हम एक चीज और समझेंगे, वो चीज ये समझेंगे कि हमेशा ध्यान रखना कि जो पोटेशियम लेवल होता है कैलीमिया जो लेवल होता है, हाइपो या हाइपर जो होता है, वो इन दोनों पर डिपेंड करता है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि पोटेशियम डेफिसिट है तो क्यों है? तो पोटेशियम डेफिसिट की कंडीशन क्यों होती है? हमेशा ध्यान रखना एल्कलोसिस की कंडीशन में हाइपोकैलेमिया होता है। ध्यान रखना, हाइपोकैलेमिया कौन सी कंडीशन में होता है? वॉमिटिंग की कंडीशन में, है ना, वॉमिटिंग की कंडीशन में होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? या मैं ये कहूं कि एल्कलोसिस की जो कंडीशन होती है उसमें, ये लो बात समझ में आ गई होगी। और हमेशा जो एसिडोसिस की कंडीशन होती है, एसिडोसिस की कंडीशन में क्या होता है? आपका हाइपरकैलेमिया होता है, ठीक है ना। तो आंसर क्या बनेगा हमारा? देखिए आंसर क्या बनेगा? रिक्वायर्ड नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग। अब नेजोगैस्ट्रिक सक्शनिंग हो गई है, नाक से नल की डाल के उसको बाहर निकाला जा रहा है, बार बार उसको सक्शन किया जाता है, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहे हैं, गैस्ट्रिक कंटेंट बाहर आ रहे हैं, तो क्या होगा? एल्कलोसिस होगा। तो एल्कलोसिस की कंडीशन में क्या होता है? हाइपोकैलेमिया होता है। तो दूसरा वाला हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा? बी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? उसके बाद इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो है वो नहीं, और जो आपका हिस्ट्री ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म ये भी नहीं। आंसर हमारा मिल गया है, ये आपकी मछली की आंख थी। तो मछली की आंख कौन सा? बी आंसर हमारा क्या हो गया है? मछली की आंख हो गया है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक छोटी सी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो बात यह है, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाइपोकैलेमिया और आपका कंडीशन होती है जो वोमिटिंग से रिलेटेड। वोमिटिंग में अपन ने क्या पढ़ा था अभी? वोमिटिंग में हमें ये देखा था, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इससे रिलेटेड है इसलिए मैं आपको बता देना चाह रहा हूं। वोमिटिंग में क्या हुआ था? एल्कलोसिस हुआ था। ये जग जाहिर है, ये हमेशा ध्यान रखना है। वोमिटिंग में क्या होता है? एल्कलोसिस। एक कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में जिसको बोलते हैं हाइपरिमेसिस ग्रेविडम, ठीक है ना। इस कंडीशन में क्या होता है? हाइपरिमेसिस ग्रेविडम में वोमिटिंग होती है। तो शुरुआती दौर में, एक्यूट फेज में हाइपरिमेसिस ग्रेविडम अगर एक्यूट है तो उस कंडीशन में तो क्या होगा? एल्कलोसिस, क्योंकि एसिड बाहर निकल गया है। लेकिन लेटर स्टेज में जब होता है, क्रोनिक स्टेज अगर इसकी हो गई, हाइपरिमेसिस ग्रेविडम की अगर क्रोनिक स्टेज है, ठीक है ना, लेटर स्टेज है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? बार बार वोमिट हुए जा रहा है। अब जो खाया बाहर निकाल दिया, खाया बाहर निकाल दिया, तो जितना खा रहा है बाहर निकाल रहा है, इसका मतलब कोशिकाओं के पास भोजन नहीं पहुंच रहा, ठीक है। फिजियोलॉजिकल नीड है रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी नहीं पहुंच रही, भोजन नहीं पहुंच रहा, रोटी नहीं पहुंच रही, तो क्या होगा? सेल स्टारवेशन होगा। सेल स्टारवेशन का मतलब होता है कि कोशिकाओं में भुखमरी फैल जाएगी। कोशिकाएं जो होती है उनमें क्या फैल जाएगी? भुखमरी फैल जाएगी। कोशिकाओं में भुखमरी फैल जाएगी तो कोशिकाएं इधर उधर भागना शुरू कर देंगी, कहीं ना कहीं भोजन ही मिल जाए।
तो स्टोर्ड जो फैट होता है, स्टोर्ड फैट काम में लेना शुरू कर देती है। बॉडी में जो स्टोर्ड फैट होता है उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, और उसका जब डाइजेशन होता है तो हमेशा ध्यान रखना क्या बनते हैं, कीटोन बॉडीज बनते हैं, और कीटोन बॉडीज क्या होते हैं, एसिड होते हैं। तो बॉडी में किसका लेवल बढ़ जाएगा, एसिड का, और बढ़ा हुआ एसिड का लेवल क्या कहलाता है, एसिडोसिस। तो ध्यान रखना इस बात का, हाइपरेमेसिस ग्रेविडम की एक्यूट फेज में क्या होता है, एल्कलोसिस होता है, और हमेशा क्रोनिक फेज में क्या होता है, एसिडोसिस होता है। इंपॉर्टेंट बात थी, बात हम कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ हाइपरवेंटिलेशन अकर इन द बॉडी देन व्हाट चेंजेस आल्सो अकर इन द पीएच वैल्यू ऑफ द ब्लड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखने को समझने की कोशिश करो। पहला है, देखो, इफ हाइपरवेंटिलेशन अकर, शब्द से समझिए, हाइपरवेंटिलेशन का मतलब होता है, हाइपर का मतलब ज्यादा, वेंटिलेशन का मतलब होता है सांस लेना, ज्यादा मात्रा में सांस लेना हाइपरवेंटिलेशन कहलाता है, ठीक है। अकर इन द बॉडी, शरीर में हो रहा है। व्हाट चेंजेस आल्सो अकर इन द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है, ब्लड में पीएच वैल्यू का हाइपरवेंटिलेशन से क्या इफेक्ट होता है, ये क्वेश्चन है हमारा, कि ब्लड में जो रक्त है उसका जो पीएच वैल्यू है, तो नॉर्मल, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई नॉर्मल पीएच क्या होती है ब्लड की, और ये जो सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ये वाला जो सवाल है बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और पूछा जाता रहेगा। तो ब्लड का जो नॉर्मल पीएच होता है वो हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि 7.35 से 7.45 होता है, इतना क्या होता है पीएच। अब नॉर्मल पीएच का पता रहेगा तो आगे क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ब्लड पीएच कितना, ये हो गया, ठीक है। तो हाइपरवेंटिलेशन का इस पर क्या फर्क पड़ेगा, पीएच घटेगा, पीएच बढ़ेगा, पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, या थोड़ा सा डिक्रीज होगा, देखते हैं। अब बात करेंगे हम सबसे पहले हाइपरवेंटिलेशन की, कि हाइपरवेंटिलेशन क्या है, तो ये समझ आएगा। सबसे पहले हाइपरवेंटिलेशन, अब हाइपरवेंटिलेशन का मतलब ये हुआ कि सांस क्या है, जल्दी जल्दी आ रहा है, लिया भी जा रहा है, भेजा भी जा रहा है, लिया भी जा रहा है, भेजा भी जा रहा है। मैंने आपको बताया कि हमेशा जब एसिड बेस बैलेंस की बात होती है तो एसिड बेस बैलेंस में आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है, 1 2 3, बस ये 3 ही चीजें हैं। कौन कौन सी, एक तो आपको सबसे पहला ध्यान रखना है पीएच, कि पीएच नॉर्मल क्या है, हम लिख चुके हैं, इतना पीएच होता है। दूसरा हमें देखना है बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है ना, बाइकार्बोनेट आयन। और तीसरा हमें देखना है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। तो पीएच तो 7.35 से 7.45 हो गया, 7.35 टू 7.45 है ना। और नॉर्मल बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो 22 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर टू 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। 22 से 27 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बाइकार्बोनेट आयन का नॉर्मल वैल्यू होता है। और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना होता है, 35 से 45 mmHg होता है। इन चीजों के बारे में हमें पहले से पता है। अब देखो, अब इससे रिलेटेड क्या होगा, हाइपरवेंटिलेशन है, हाइपरवेंटिलेशन होगा तो सांस बार बार आ रहा है, बार बार बाहर जा रहा है। तो इसमें क्या कहीं ऑक्सीजन की बात हुई या नहीं, ऑक्सीजन की कहीं बात नहीं हो, तो लेने से कोई मतलब नहीं है हमें। भाई ले हम क्या रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, यहां पर ऑक्सीजन की हमने कोई चर्चा नहीं की है। हमें किसकी चर्चा करनी है, CO2 की चर्चा करनी है। तो सांस आ भी रहा है तो सांस जा भी रहा है, तो जितना ज्यादा बाहर जाएगा उतना ही कौन बाहर जाएगा, एसिड बाहर जाएगा। क्यों जाएगा, सुनो, हमेशा ध्यान रखना कि आपको अगर CO2 ध्यान में आ जाए, कहीं भी आपको CO2 शब्द लिखा मिल जाए तो CO2 को जहर मान लेना। CO2 क्या होता है शरीर में, एसिड का काम करता है, एसिड बढ़ाने का काम करता है। अब CO2 जैसे जैसे शरीर से बाहर जाएगा तो एसिड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, एसिड बाहर जा रहा है, जहर बाहर निकल रहा है। CO2 तो वैसे भी गंदी गैस है, तो गंदी गैस क्या निकल रही है, बाहर है, जहर बाहर निकल रहा है, एसिड बाहर निकल रहा है। अब एसिड बाहर निकल रहा है तो अंदर कौन है, बेस है, तो क्या होगा, बेस का लेवल इसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, इंक्रीज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एल्केलोसिस बोलते हैं। बोलते हैं कि नहीं बोलते, एल्केलोसिस बोलते हैं। और बात हो रही है किसकी, इसमें कहीं बाइकार्बोनेट आयन तो इसमें नहीं दिया क्वेश्चन में, बाइकार्बोनेट आयन दिया नहीं दिया ना, तो ये तो वैसे निकल गया। अब 2 चीजें बची, पीएच हो रही है, तो इसके आधार पर क्या हो रहा है, एल्केलोसिस हो रहा है। एल्केलोसिस का मतलब क्या बोलते हैं हम, एल्केलोसिस शब्द का मतलब क्या होगा, एल्केलोसिस शब्द का मतलब होगा, देखो एल्केलोसिस शब्द का मतलब क्या होगा, जैसे पीएच वैल्यू होती है ना, पीएच एक तराजू है,
पीएच एक ताखड़ी है, तराजू, जिस पर 0 से लेके और 14 तक वैल्यू नापी हुई होती है। जो न्यूट्रल होता है 7। तो जब भी कभी 7 से कम की तरफ जाएगा तो बढ़ेगा कौन? एसिड। तो 0 से 7 कौन है? एसिड। और 7 से 14 क्या है? बेस, मतलब एल्केलाइन। ठीक है। और जैसे 7 से ज्यादा की तरफ बढ़ेगा तो बढ़ेगा कौन? बेस। समझ में आ गई होगी बात। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, मतलब जहर बाहर निकल रहा है, अंदर कौन है? अंदर कौन है? एल्केलाइन। एल्केलिनिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। एल्केलिनिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है। क्षारीयता क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब पीएच वैल्यू क्या होगी? घटेगी या बढ़ेगी? तो हमेशा पीएच वैल्यू जब बढ़ती है तो पीएच वैल्यू भी बढ़ती है। क्षारीयता बढ़ेगी, पीएच वैल्यू बढ़ेगी। और जब 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 एसिड बढ़ता है तो पीएच कम होता है। एसिड जब जब बढ़ेगा 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो क्या होता है? वैल्यू इसकी घटती जाती है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाइपर वेंटिलेशन में क्या चेंज होगा? तो एल्केलिनिटी हुई है, एल्केलोसिस हुआ है, तो उस कंडीशन में पीएच वैल्यू क्या होती है? बढ़ती है। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए। बाकी डिक्रीज, इंक्रीज, नो चेंज, कुछ नहीं। समझ में आ गई बात? ये हमारा क्या था? क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बात करते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पेशेंट हैज डिस्चार्ज टू होम ऑन पेरेंटल न्यूट्रिशन। एक पेशेंट जो है वो डिस्चार्ज हो गया है, घर के लिए जा रहा है, और किस पे था वो? पेरेंटल न्यूट्रिशन पे था। पेरेंटल न्यूट्रिशन पे था। पेरेंटल न्यूट्रिशन को एक शब्द में बोलते हैं हम टीपीएन, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। ऑन पेरेंटल न्यूट्रिशन द होम केयर नर्स, एक ऐसी नर्स जो उस पे घर पे जाके उसकी केयर करती है, शुड असेस क्या असेस करेगी? विच पैरामीटर, कौन से पैरामीटर को असेस करेगी? मोस्ट क्लोजली, बहुत ज्यादा गहनता से देखेगी, टू मॉनिटर दिस थेरेपी विच ईच विजिट। क्वेश्चन का मतलब समझ लीजिए कि एक पेशेंट है, अस्पताल में भर्ती था, डिस्चार्ज हो गया है, छुट्टी हो गई, घर पे उसको भेजा जा रहा है। अब घर पे उसको भेजा जा रहा है, वो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है। कौन सी थेरेपी पे है? वो टीपीएन थेरेपी पे है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन थेरेपी पे है। अब होम केयर नर्स जो होते हैं उसके घर जाती है, तो कौन सी ऐसे पैरामीटर हैं इन चारों में से जो वो सबसे ज्यादा मॉनिटर करेगी, क्लोजली मॉनिटर करेगी? तो पहले तो बात कर लो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की कि ये क्या होता है। तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन क्या होता है? एक ऐसा न्यूट्रिशन होता है, एक ऐसा पेशेंट, एक ऐसा मरीज जो खा नहीं सकता, एक ऐसा पेशेंट जिसकी शरीर की पूर्ति आईवी फ्लूइड से नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं खा सकता, उसके नाक की सर्जरी, उसके गले की सर्जरी हुई, आप उसको नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब नहीं डाल सकते, उसके एब्डोमिनल कैविटी पूरा बर्न हो चुका है, आप उसमें क्या गैस्ट्रेक्टमी उसमें नहीं कर सकते जिससे आप जो है डायरेक्ट उसमें भोजन डाल सके। आईवी फ्लूइड से उसके शरीर की पूर्ति नहीं हो रही, आईवी फ्लूइड से वो उसका पूरा काम नहीं चल पा रहा है, मतलब बॉडी वीकनेस होती जा रही है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? टीपीएन दिया जाता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन। और ये टीपीएन जो होता है, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है, इसमें भोजन में पाए जाने वाली वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो एक नॉर्मल मनुष्य के लिए आवश्यक होती हैं। मतलब इसमें क्या भी पाया जाएगा? ग्लूकोज भी पाया जाता है, और ये अबंडेंस फॉर्म में पाया जाता है, मतलब अच्छी मात्रा में पाया जाता है ग्लूकोज। इसमें फैट भी पाया जाता है, इसमें अमाइनो एसिड्स भी पाए जाते हैं, इसमें मिनरल्स भी पाए जाते हैं, ठीक है, और इसमें विटामिन्स भी पाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि जो भी बॉडी की आवश्यकता होती है वो सारा का सारा न्यूट्रिशन, नाम से स्पष्ट है, टोटल का मतलब संपूर्ण, पेरेंटल का मतलब होगा पैरा प्लस एंट्रल। पैरा का मतलब परे, मतलब दूर, और एंट्रल का मतलब इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन से दूर वाला रास्ता क्या कहलाता है? पेरेंट्रल। जो भी आपके आईवी, आईएम जो इंजेक्टेबल रूट है वो क्या है? पेरेंट्रल है। तो आईवी, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन भी किससे दिया जाता है? आईवी, है ना, नस के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके लिए क्या काम में लिया जाता है? टीपीएन के लिए आईवी कैनुला काम में लिया जाता है, ठीक है ना, आईवी कैनुला काम में लेते हैं, ठीक, आईवी कैनुला से देते हैं। और न्यूट्रिशन का मतलब न्यूट्रिशन, तो इसमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं, इसलिए उस पेशेंट को ये दिया जाता है। तो जब नर्स जो है घर पे जाके उसको देखेगी तो क्या उसमें मॉनिटर करेगी? सबसे पहले ब्लड प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर तो आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा? सुनो,
जो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन होता है उसकी फ्लो रेट इतनी कम होती है कि उससे बीपी बढ़ने के चांसेस ही नहीं होते। बीपी कब बढ़ेगा? बीपी बढ़ेगा तब जब एक बल्क में फ्लूइड दिया जाता है, जिसको हम बोलस बोलते हैं। एक साथ जब फ्लूइड दिया जाता है तो बीपी बढ़ेगा। ये तो बिल्कुल धीरे धीरे दिया जाता है। इसकी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की जो शुरुआती फ्लो रेट होती है, शुरुआती जो फ्लो रेट होती है वो 1 ml पर मिनट होती है। 1 ml पर मिनट, 1 ml पर मिनट होती है, तो बीपी नहीं। दूसरा है टेम्परेचर एंड पल्स। टेम्परेचर एंड पल्स क्यों? टेम्परेचर और पल्स भी उसमें नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर तो बढ़ने के चांसेस ही नहीं है और पल्स भी उसमें नहीं बढ़ता है, ठीक है ना। अगला है वेट एंड टेम्परेचर। सी ऑप्शन क्या है? वेट एंड टेम्परेचर। तो इसका अगर हम टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन का अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे पेशेंट खा पी नहीं रहा है तो उसका क्या किया जाता है? वेट मॉनिटरिंग की जाती है। पेशेंट की क्या की जाती है? वेट मॉनिटरिंग की जाती है। और अगर पेशेंट 1 से 2 kg पर वीक उसका वेट बढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिएगा, अगर पर वीक 1 से 2 kg वेट बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? ये क्या कोज करेगा? फ्लूइड रिटेंशन कोज करता है। क्या कोज करेगा? फ्लूइड रिटेंशन, कि पेशेंट में क्या फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, ठीक है। तो एक बात तो क्या चेक करेगा? वो वेट चेक करेगा, ठीक है ना। जो भी नर्स जाएगा वो वेट चेक करेगा। टेम्परेचर भी उसका चेक करेगा। टेम्परेचर चेक क्यों करेगा? देखो, टेम्परेचर इसलिए चेक करेगा, टेम्परेचर इसलिए चेक करेगा कि टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में जो ग्लूकोज है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, अबंडेंस फॉर्म में पाई जाती है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। मतलब ग्लूकोज जो होता है वो मीडियम देता है, एक माध्यम देता है, किसको? बैक्टीरियल ग्रोथ को, ठीक है। बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या देता है? ये माध्यम देता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ को अगर माध्यम देगा, अब एक बैग से पेरेंटल न्यूट्रिशन आईवी कैनुला में, आईवी सेट में आ रहा है, फिर कैनुला से जो बॉडी में जा रहा है और ग्लूकोज उसमें भरा पूरा है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने में आसानी रहती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आसानी से क्या हो जाती है? बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ जब बॉडी में हो जाती है तो टेम्परेचर क्या हो सकता है? एलिवेटेड हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या है? टेम्परेचर इसमें था, लेकिन इसमें क्या है? पल्स है। तो पल्स कभी भी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन में नहीं बढ़ती है, इसलिए ये नहीं आएगा। तो वेट भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो वो आंसर क्या आ जाएगा? हमारा सी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा? सी। और पल्स और वेट, तो वेट पल्स वैसे नहीं बढ़ती, वेट बढ़ता है लेकिन पल्स नहीं बढ़ती, तो ये भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना, टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन के पेशेंट में वेट और टेम्परेचर का मेजरमेंट मोस्ट क्लोजली किया जाता है, ठीक है, मोस्ट क्लोजली किया जाता है। अगर पल्स बढ़ेगी तो वो किसकी वजह से बढ़ेगी? पल्स बढ़ेगी तो किसकी वजह से बढ़ेगी? टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगी, टेम्परेचर की वजह से बढ़ेगी। और क्वेश्चन में क्या पूछा है? मोस्ट क्लोजली, सबसे ज्यादा मोस्ट क्लोजली किसको चेक करा? तो हमारा जो काम है वो क्या है? टेम्परेचर और वेट को चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग आर द कोज ऑफ रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस एक्सेप्ट। निम्नलिखित 4 में से कौन सा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस नहीं है? एक्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे विशेष ध्यान रखना है, ये दिमाग खराब करने वाला शब्द है। एक्सेप्ट वाला जो क्वेश्चन है वो दिमाग खराब करने वाला है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। जो भी आप क्वेश्चन सोल्व करें उसमें ये शब्द जरूर देख लेना, एक्सेप्ट वाला। तो इसमें देखो, पहला है आपका रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस में कौन कौन होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? हेड इंजरी। पहला क्या है? हेड इंजरी। अब हेड इंजरी का मतलब होता है माथा फूट जाना। हेड इंजरी का मतलब क्या होता है? माथा फूट जाना। सर में चोट लग गई, माथा फूट गया। माथा फूट गया तो उस कंडीशन में क्या होगा? माथा फूट गया है उस कंडीशन में क्या होता है? जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो अफेक्ट होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होगा। रेस्पिरेटरी सेंटर अफेक्ट होता है तो वो क्या लीड करता है? हाइपर वेंटिलेशन लीड करता है। हाइपर वेंटिलेशन अगर लीड करेगा तो CO2 क्या हो जाएगी? आउट। CO2 आउट होगी तो होने वाली कंडीशन किस नाम से जानी जाती है? एल्कलोसिस के नाम से जानी जाती है। तो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस तो है ही, तो हमारा पहला आंसर इसमें नहीं आएगा। दूसरी कंडीशन है यूज ऑफ एस्प्रिन। यूज ऑफ एस्प्रिन, एस्प्रिन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इसका बायोलॉजिकल नेम क्या है। तो एस्प्रिन का बायोलॉजिकल नेम है सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक
सिलिक एसिड, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सैलिसिलिक एसिड है, ठीक है ना। तो एस्पिरिन खाने से क्या रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस होता है, एसिडोसिस होता है। देखो अगर पेशेंट ने एस्पिरिन खाया, सैलिसिलिक एसिड खाया, तो सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, सैलिसिलिक एसिड क्या करता है कि शेल में, शेल जो होती है, कोशिकाएं जो होती हैं, चाहे वो ब्रेन की हो चाहे वो और कोई सेल हो, उन कोशिकाओं में ये जाके क्या करती है, बंधता पैदा कर देती है, बंद कर देती है, उनके काम को खत्म कर देती है। और स्पेशली जो ब्रेन की मसल्स होती हैं, ब्रेन की जो ब्रेन सेल्स, रेस्पिरेटरी सेंटर की जो सेल्स होती हैं, उनको स्टिमुलेट कर देती है। रेस्पिरेटरी सेंटर की जो सेल्स होती हैं उनको ये क्या कर देती है, स्टिमुलेट कर देती है, और बॉडी सेल्स को क्या कर देती है, बंद कर देती है, जिससे क्या है, रेस्पिरेशन का एक्सचेंज जो है नहीं हो पाता है। तो स्टिमुलेशन करेगी तो वही वाली बात है, फिर क्या होगा, हाइपर वेंटिलेशन होगा, और हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन अगर हो गई तो फिर वही बात, CO2 आउट, और CO2 आउट का मतलब एल्कलोसिस। तो दूसरा वाला ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तीसरा है एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है, देखो एनीमिया का मतलब होता है, एक शब्द में अगर हम एनीमिया के बारे में देखें तो एनीमिया का मतलब होता है रक्ताल्पता, खून की कमी हो जाना। खून की कमी का मतलब क्या होता है, आरबीसी की कमी। मतलब ये हुआ कि एचबी की कमी हो गई, आरबीसी डिक्रीज हो गया, एचबी की कमी हो गई है ना, हीमोग्लोबिन कम हो गया। तो हीमोग्लोबिन जब कम हो जाता है, एचबी जब कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन की डिमांड घटती है या बढ़ती है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। आरबीसी अगर कम है, बॉडी को तो उतना ही चाहिए, आरबीसी बॉडी को तो उतना ही ऑक्सीजन चाहिए, तो आरबीसी की डिमांड बढ़ेगी। आरबीसी बढ़नी चाहिए, इसमें घट रही है, तो आरबीसी बढ़नी चाहिए। वो कब बढ़ेंगी, जब ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी। तो पेशेंट क्या करेगा, जल्दी जल्दी सांस लेगा। ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ेगी तो सांस जल्दी लेगा, सांस जल्दी लेगा तो सांस छोड़ेगा भी जल्दी, सांस जल्दी छोड़ेगा तो हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन है तो CO2 आउट, CO2 आउट है तो एल्कलोसिस। तो तीसरा वाला ऑप्शन भी हमारा क्या है, तीसरा वाला ऑप्शन भी हमारा एनीमिया भी नहीं आएगा। अब है लास्ट आपका सिस्टिक फिब्रोसिस। अब 3 नहीं है तो चौथा तो आंसर आना ही है भाई। 3 अगर आपके ऑप्शन नहीं है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस तो आना ही है। सिस्टिक फिब्रोसिस को आप पल्मोनरी फिब्रोसिस भी कह सकते हैं। यहां पर अगर फेफड़े में, अगर लंग्स में क्या हो गया, फिब्रोसिस हो गया, तो फिब्रोसिस की कंडीशन क्या कराती है, क्या करवाती है, अगर यहां पे अगर फिब्रोसिस क्रिएट हो गया है तो वो क्या करेगा, सांस ज्यादा दिलवाएगा या कम दिलवाएगा, इतना पेन होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, वो क्या कर देगा, जाम कर देगा, अफेक्ट कर देगा। तो होने वाली कंडीशन क्या कहलाती है, हाइपोवेंटिलेशन। और अगर हाइपोवेंटिलेशन हुआ तो हाइपोवेंटिलेशन की कंडीशन में CO2 आउट नहीं होगी, CO2 का क्या होगा, रिटेंशन होगा। और अगर CO2 का रिटेंशन हो गया तो इंक्रीज क्या हो जाएगा, एसिड, और इस वाले कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एसिडोसिस। और अगर ये रेस्पिरेटरी है तो इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बात समझ में आ गई होगी। तो हमारा अगला वाला जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी। ठीक है, लगता है बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो तो, When a nurse uses, एक नर्स उपयोग करती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी टू कम्युनिकेट, ये कम्युनिकेट है भाई, कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट, लोकेट एंड यूज नॉलेज, रिड्यूस एंड एलिमिनेट्स एरर्स एंड हेल्प मेक डिसीजंस, द नर्स इज वर्किंग इन विच एरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ECT का है, ठीक है ना। When a nurse uses information and technology to communicate, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का उपयोग करती है बातचीत करने के लिए। लोकेट एंड यूज नॉलेज, उपयोग करती है ज्ञान का। एंड रिड्यूस द एलिमिनेट द एरर, जिससे कम से कम गलतियां होने के चांसेस रहें। एंड हेल्प मेक डिसीजन, और जो उपयोग करती है जिसमें सहायता सिद्ध होती है डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी की। द नर्स इज वर्किंग इन विच एरिया, अगर ऐसी घटनाएं घटित होती हैं नर्स के साथ तो वो नर्स कौन सी एरिया में काम कर रही है, ठीक है ना। तो पहला क्या है, यूटिलाइजिंग रिव्यू कमेटी, क्या कोई कमेटी में काम करेगी जिससे वो इसमें आपका टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉलेज, रिड्यूस, एलिमिनेट एरर, ऐसा कुछ करेगी, नहीं, इसको हटा दो, पहला नहीं आएगा। दूसरा है हेल्थ केयर पेशेंट सिस्टम, हेल्थ केयर पेशेंट सिस्टम में इन सब का उपयोग है, लेकिन यहां पर एक स्पेशल शब्द दिया गया है, कम्युनिकेट।
और उसमें भी इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी शब्द की अगर हम बात करें तो हेल्थ केयर पेशेंट सिस्टम में टेक्नोलॉजी नहीं, उसमें पेशेंट केयर प्रोवाइड करवाने के लिए जो सहायता काम में ली जाती है वो टेक्नोलॉजी काम में ली जाती है, तो दूसरा वाला ऑप्शन में नहीं आएगा। अगला है आपका नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स। तो हमने अगर हम एजुकेशन की बात करें, नर्सिंग एजुकेशन की, तो दो तीन चीजें सामने आती हैं। एक क्या आती है, इन जितने भी ये शब्द हमने समझे हैं इनसे रिलेटेड, एक तो होता है आपका NIS। NIS का मतलब होता है नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की परिभाषा जो अगर हम देखें तो वो ये वाली परिभाषा होती है कि द नर्स यूजेस द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेट लोकेट एंड यूज द नॉलेज रिड्यूस द एलिमिनेट द एरर्स। तो ये क्या है, नर्सेज इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं, NIS के नाम से जानते हैं। तो एक नर्स अपने कार्यस्थल पर काम करते हुए अगर वो टेली कम्युनिकेशन को काम में लेती है, अगर वो टेक्नोलॉजी को काम में लेती है, अपने नॉलेज को बढ़ाती है और कम से कम एरर करने की कोशिश करती है, तो सिस्टम को अगर ये सारी की सारी चीजें किस में काम आए, नर्सिंग में काम आए, तो उसको अपन NIS के नाम से जानते हैं, नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के नाम से जानते हैं। एक होता है MIS। MIS का मतलब होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसको क्या बोलेंगे, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम कि किसी भी तरीका का कोई भी मैनेजमेंट करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम काम में लिया जाता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो आप MIS के नाम से आपने बहुत अच्छे से किताबों में पढ़ा होगा। और एक होता है HIS जो नया आया अभी, इसका मतलब है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम, HIS का मतलब होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो HIS का मतलब ये होता है कि किसी भी अस्पताल में कार्य करते समय अस्पताल से रिलेटेड जितने भी तरीके की सूचनाएं हैं वो सारे एक सिस्टम में बांध दी गई हैं कि उस हॉस्पिटल से रिलेटेड जितने भी तथ्यात्मक बातें हैं कि वो सारी की सारी अगर किसी चीज में देखी गई तो वो हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत की जाती है। आजकल जितने भी नए अस्पताल बन रहे हैं वो सारे कंप्यूटराइज्ड अस्पताल है। कंप्यूटराइज्ड का मतलब ये है कि कंप्यूटर से बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि उन अस्पतालों में हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम काम में लिया जाता है कि अगर एक पेशेंट का सैंपल वार्ड से भेजा जाता है तो 3 घंटे बाद अगर वो सैंपल आना है तो आपके जिस वार्ड में आप काम कर रहे हैं उस वार्ड के कंप्यूटर पे आपको वो रिपोर्ट मिल जाएगी उसकी, आपको जानने की भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है। तो एरर की कमी आ गई है, मेहनत कम लगी है, कम्युनिकेशन का एक जरिया हो गया कि आपने जो है वहां से एक जनरेशन किया, एक जनरेट की रिपोर्ट कि हमें ये भेजी है और वहां से वो आ जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं। और अगर इन सारी चीजों को नर्स काम में लेती है तो उसको बोलते हैं अपन नर्सिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। मुझे लगता है बात समझ में आ गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हेन यू ए नर्स अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ द सीनियर वार्ड इंचार्ज। आप एक नर्स हो एक नर्स की भांति आप जो है सीनियर वार्ड इंचार्ज के सामने जाते हैं, ठीक है ना। वार्ड इंचार्ज के सामने अगर आप जाते हैं तो ही और सी, वो वार्ड इंचार्ज आपका पुरुष भी हो सकता है और महिला भी, आस्क्ड पूछती है टू यू आपसे क्या, व्हाट इज द एग्जांपल ऑफ इंटेंशनल टॉर्ट। आप एक जो सीनियर जो नर्सिंग जो ऑफिसर्स होते हैं, SNO जो होते हैं, उनके सामने आप जाते हैं तो SNO आपसे ये क्वेश्चन करता है कि इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल दीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये जो शब्द मिला है वो मिला है इंटेंशनल टॉर्ट, और इंटेंशनल टॉर्ट में भी सबसे पहला आपका जो क्वेश्चन है, जो शब्द है वो क्या है, टॉर्ट है। टॉर्ट है तो वास्तव में टॉर्ट क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही सीख लें कि टॉर्ट क्या है। अब टॉर्ट से रिलेटेड दुनिया भर के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो टॉर्ट का मतलब होता है कदाचार कर देना। मतलब ये होता है कि एक तो होता है सदाचार, मतलब ठीक ठाक काम करना। कदाचार का मतलब होता है कि मतलब बुरा काम करना, सदाचार से नहीं करना, कदाचार से करना, टॉर्ट कहलाता है। अब इसमें क्या होता है कि हर एक जो इंसान होता है उसकी कुछ बंध्यताएं होती हैं, उसकी कुछ बाध्यताएं होती हैं, उसके कुछ रूल रेगुलेशंस होते हैं, कुछ उसके एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उन पे उसको काम करना होता है। अगर वो इन चीजों को ध्यान में ना रख के कुछ गलत चीजें करने लगता है तो उसको अपन टॉर्ट की श्रेणी में रखते हैं, उसको हम टॉर्ट की श्रेणी में रखते हैं। जैसे क्रिमिनल्स होते हैं, तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, एक नॉर्मल आदमी है, मैं हूं एक नॉर्मल आदमी हूं, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी का मर्डर कर देता हूं तो वो क्या हो जाता है, क्रिमिनल टॉर्ट। मतलब ये हुआ कि उसने गलत किया है, उसने गलत किया, तो ये क्या है, टॉर्ट है। मतलब कदाचार कर देना, कि गलत तरीके से गलत चीजों को गलत तरीके से पेश करना, क्या कहलाता है, कदाचार या टॉर्ट कहलाता है। अब नर्सिंग में अगर हम पढ़ें तो टॉर्ट को 2 भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है इंटेंशनल
और एक होता है अनइंटेंशनल। एक होता है इंटेंशनल टोर्ट और एक होता है अनइंटेंशनल टोर्ट। तो देखो जो शब्द बना है उसी से आपकी परिभाषा आएगी। आपने जब बात करते करते अब समझ में नहीं आ जाता, कभी कभार कहते हैं कि यार मेरा ऐसा कोई इंटेंशन था नहीं। जैसे आपने किसी को जो है सीधी सीधी भाषा में ऐसे नॉर्मल वे में कह दिया कि हाँ मुझे आपसे बहुत मोहब्बत है, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है। अब हिंदी में अगर बोल दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ तो बात दबी हुई है कि कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल वे में कह दिया। अगर कह दिया आई लव यू तो फिर आग लग जाएगी, है ना। तो इसका मतलब ये भाषा का अलग अलग अर्थ है भाई, बात वही है लेकिन रखने का एक तरीका है। तो किसी को कह दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, अब उसको बुरा लग गया सामने वाले को, इसने मेरे को ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर आप उसको जवाब में ये कहेंगे नहीं मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था, मैं एक नॉर्मल वे में आपसे बात करना चाह रहा था, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेरी मतलब ऐसी कोई रुचि, ऐसा कोई मेरा ऐसा कोई सोच नहीं थी कि मैं आपसे शास्त्र में मोहब्बत करने लगा हूं, ऐसा नहीं है। तो इंटेंशन का मतलब होता है सावचित होकर कही जाने वाली बात कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था। तो इंटेंशनल टॉर्ट का मतलब होता है कि जानबूझ के किया जाने वाला, इंटेंशन पता है, जानबूझ के किया जाने वाला इंटेंशनल कहलाता है। और अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि उसका इंटेंशन नहीं था, कि उसको पता ही नहीं है और उससे हो गया है, उसको क्या बोलते हैं अनइंटेंशनल टॉर्ट। तो अनइंटेंशनल टॉर्ट के अगर हम अब देखो इंटेंशनल टॉर्ट का एग्जांपल इसमें पूछा है, तो एक क्या है इंटेंशनल टॉर्ट, बाकी सारे क्या है अनइंटेंशनल। तो अनइंटेंशनल टॉर्ट बहुत तरह के होते हैं, तो इतना हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। अनइंटेंशनल टॉर्ट होते हैं 3, कौन कौन से, सबसे पहले ध्यान रखना, एक तो होता है नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस जो होता है उसको क्या बोलते हैं अपन अनइंटेंशनल टॉर्ट। ध्यान रखना कि अनइंटेंशनल का मतलब होता है कि उसने जानबूझ के नहीं किया है, उससे हो गया है। तो नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि जैसे आप एक वार्ड में काम करते हैं, काम करते करते आप किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करना भूल गए और वो आपसे गलतीवश हो गया है, मतलब नेग्लिजेंस ही होगी आपसे, वो गलती से हो गया कि हम मैं क्या करूं, मैं भूल गया हूं, उसको क्या बोलते हैं अपन अनइंटेंशनल टॉर्ट या नेग्लिजेंस बोलते हैं, ठीक है ना। या मान लो कि एक कोई पेशेंट है जिसको जो है इंसुलिन इंजेक्शन देना है, वो देना है रामलाल को, आपने दे दिया श्यामलाल को, थोड़ा सा गलत हो गया, रामलाल को देना था श्यामलाल को दे दिया। आपको कोई किसी तरह कोई रिपोर्ट आपको जनरेट करनी थी, आपने जो है 12 नंबर बेड की करनी थी, आपने 16 नंबर बेड की कर दी, है ना। या मान लो कि 2 सेम नाम के पेशेंट है, शारदा 2 पेशेंट हैं और दोनों पेशेंट शारदा हैं। अब आपको शारदा वाइफ ऑफ ओम प्रकाश की करनी थी, शारदा वाइफ ऑफ रामलाल की आपने कर दी, ठीक है ना। तो ऐसे ये क्या है कि गलती से अगर हो जाता तो उसको क्या बोलते हैं अपन नेग्लिजेंस के नाम से जानते हैं। और ये नेग्लिजेंस क्या होता है अनइंटेंशनल होता है। दूसरा होता है माल प्रैक्टिस। माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस कर देना। नेग्लिजेंस भी 2 तरह का हो सकता है, कमीशन, एक्ट ऑफ कमीशन, एक एक्ट ऑफ ओमिशन होता है। एक्ट ऑफ कमीशन का मतलब होता है बिल्कुल पता ही नहीं और हो गया, और एक्ट ऑफ ओमिशन का मतलब होता है कि पता है पर आपने ओमिट करने की कोशिश की, पता है लेकिन ओमिट करने की कोशिश की कि देखा जाएगा कोई बात नहीं, है ना। ऐसी वाली जो कंडीशन होती है, ठीक है ना। जैसे पेशेंट का वॉकिंग अलाउ नहीं है लेकिन आपने चला के देख लिया उसको, तो उसको क्या बोलेंगे एक्ट ऑफ ओमिशन। माल प्रैक्टिस क्या, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस का मतलब होता है कि गलत तरीके से पेश करना, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस, ठीक है ना, प्रोफेशनल माल प्रैक्टिस होती है। तीसरा होता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी। ब्रीच ऑफ ड्यूटी शब्द का मतलब होता है, तो ये हमारा आंसर नहीं है, ये भी नहीं है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कि कुछ एथिक्स होते हैं, उस केयर के जो एथिक्स होते हैं कि एक नर्सिंग ऑफिसर को इस तरह से केयर करनी चाहिए, कोई एक वुंड है और उस वुंड की जो क्लीनिंग सेंटर टू आउटर, सेंटर टू पेरीफेरी होनी है इस तरह से, और आपने क्या की ऐसी इस तरह से कर दी, ये क्या कह रहा है ब्रीच ऑफ ड्यूटी के नाम से जाना जाता है। कि जो एथिक्स है, आपका ये फर्ज बनता है कि आप जो नॉर्मल तरीके से पेशेंट से बातचीत करें, उसको अच्छे से समझाएं। पेशेंट ने आपसे कुछ पूछा और आप भड़क गए, क्यों? क्योंकि आप घर से लड़के आए थे, हैं, आपकी पत्नी ने आपको डांटा था, वो गुस्सा वहां पर निकालने लगी, तो वो क्या कहलाता है ब्रीच ऑफ ड्यूटी कहलाता है। तो ये भी नहीं होगा। तो 3 क्या हो गए आपके इंटेंशनल टोर्ट। जो फॉल्स इन्फ्रिजनमेंट होता है वो क्या कहलाता है इंटेंशनल टोर्ट, मतलब जानबूझ के किया जाने वाला टोर्ट है। फॉल्स इन्फ्रिजनमेंट का मतलब होता है कि गलत तरीके से जेल में डाल देना। तो यहां पर हॉस्पिटल में तो कोई जेल से डालते नहीं है, हैं? तो गलत तरीके से जो कारावास दे देने का मतलब ये नहीं कि आपने उसको पेशेंट को जो पर्टिकुलरली जेल में ही डाल दिया, ऐसा नहीं है। आप मानसिक तरीके से, आप फिजिकल तरीके से, खुले आसमान के नीचे भी आप उसको जो है इंटेंशनल टोर्ट दे सकते हैं, उसको आप इम्प्रिजनमेंट में रख सकते हैं। जैसे मान लो कि कहते हैं ना कि इसकी कुंडली मेरे हाथ में है, तो कुंडली हाथ में होने का मतलब ये है कि उसके बारे में ऐसी एक बात जानता हूं
कि मैं जब चाहे उसको दबा सकता हूँ। पुरानी फिल्मों में आपने देखा ही होगा, जब पुरानी फिल्में देखते हैं तो हीरो को दबाने के लिए क्या करते हैं, उसके घर वालों को किडनैप कर लेते हैं। ठीक है, तो तोते की जान कहाँ है भाई, पिंजरे में है। तो तोते की जान पिंजरे में, पिंजरे में उसके घर वाले हैं, तो वो क्या करेगा फिर, बार बार उसको कहेगा 10 करोड़ दे वरना नहीं छोड़ रहा, और बम गोले पे बिठा रखा, कभी भी उड़ा सकता हूं, वो कुछ भी करेगा। पर वो तो उसके साथ क्या हुआ है, वो फॉल्स इंप्रिजनमेंट हुआ है। वो क्या है, इंटेंशनल टोर्ट है। कोई पेशेंट है, अब पेशेंट जो है लेटा पड़ा है, आप उसको गलत तरीके से उससे बातें कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंटेंशनल टोर्ट है। तो ये क्या है, फॉल्स इंप्रिजनमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, एक पेशेंट इज रिसीविंग सिफिक्सिम। एक पेशेंट है, वो क्या क्या ले रहा है, सिफिक्सिम ले रहा है। सिफिक्सिम क्या है, एक दवा है, क्या है, सिफेलोस्पोरियम ग्रुप की है। सिफेलोस्पोरियम एंटीबायोटिक के ग्रुप होते हैं ना, जैसे पेनिसिलिन ग्रुप है, सिफेलोस्पोरियम ग्रुप है। तो सिफेलोस्पोरियम ग्रुप जो है वो कैसा होता है, बीटा लैक्टम, उसमें रिंग पाई जाती है। पेनिसिलिन में पाई जाती है, इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, पेनिसिलियम जो ग्रुप होता है उसमें बीटा लैक्टम रिंग, और सिफेलोस्पोरियम में भी बीटा लैक्टम रिंग पाई जाती है। तो सिफिक्सिम ले रहा है, कितने ले रहा है, सिफिक्सिम की डोज 200 mg की होती है। बिल्कुल सही बात है, इसके डोज कितनी होती है, 200 mg की होती है। ठीक है, तो पेशेंट इज रिसीविंग सिफिक्सिम 200 mg सेकेंड आरली, सॉरी 12 आरली, मतलब बीडी ले रहा है। 12 आरली का मतलब दिन में 2 बार। इन फार्मेसी इट्स अवेलेबल इनटू 0.2 ग्राम। फार्मेसी में वो कितने अवेलेबल है, 0.2 ग्राम अवेलेबल है। हाउ मेनी टैबलेट नर्स शुड, ये क्या क्वेश्चन है, कुछ नहीं। देखो सेफिक्सिम है, सेफिक्सिम कितना है भाई, 200 mg। पेशेंट को कितना देना है, 200 mg देना है। ठीक है, 12 आरली, मतलब एक बार में एक टैबलेट कितना देंगे हम, 200 mg की टैबलेट की डोज होती है। अब फार्मेसी में वो कितनी में अवेलेबल है, 0.2 ग्राम में अवेलेबल है। 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 mg होता है। तो 0.2 ग्राम में कितना mg हो जाएगा, 200 mg हो जाएगा। तो 200 mg की एक टैबलेट मतलब 0.2 mg बराबर 200 mg हो गया। तो 200 mg का मतलब ये हुआ कि टैबलेट की डोज कितनी दे रखी है, 200 mg। तो कितनी टैबलेट बनी, एक टैबलेट। तो उत्तर क्या आ जाएगा, एक टैबलेट, बाकी है दोनों। ठीक है, तो ये कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको आराम से समझ में। एक ग्राम में 1000 mg होता है, तो 0.2 में कितना आएगा, 200 mg। 0.1 में 100 mg, 0.2, 0.3, 0.5 में 0.5 ग्राम मतलब आधा ग्राम, मतलब 500 mg। तो कहने का मतलब है 200 mg, और टैबलेट देने कितना है, 200 mg की, तो एक गोली हम उसको देंगे। नेक्स्ट, विच डिवाइस इज यूज टू प्रिवेंट फुट ड्रॉप। एक ऐसी कौन सी डिवाइस है जो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के काम में ले जाती है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे फुट ड्रॉप की, कि फुट ड्रॉप क्या होता है। तो सबसे पहले अगर फुट ड्रॉप समझ में आ गया तो नेक्स्ट आपको पूरा वैसे ही समझ में आ जाएगा। देखो फुट ड्रॉप क्या है, फुट ड्रॉप एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट अपने पैर को नॉर्मल तरीके से फ्लेक्शन नहीं कर पाता है। ठीक है ना, ये कब होता है ऐसा, मतलब ढीला पड़ गया है पैर। फुट का मतलब फुट, और ड्रॉप का मतलब गिर जाना। पैर का क्या हो जाना, लटक जाना, गिर जाना। मान लो कि ये पैर है, ठीक है ना, और ये इसकी उंगलियां, तो ये तो है नॉर्मल पैर, पेशेंट ऐसे लेटा हुआ, इधर इसका सर है, ये तो नॉर्मल पैर हो गया। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन है, फुट ड्रॉप की कंडीशन में पैर कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, ऐसा। ठीक है ना, मतलब सामने की तरफ ऐसे गिर जाता है पैर, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, फुट ड्रॉप। ऐसा कब होता है, ऐसा होता है मस्कुलर वीकनेस की वजह से। ठीक है ना, फुट ड्रॉप कब होगा, मस्कुलर वीकनेस की वजह से। ठीक है ना, और ये मस्कुलर वीकनेस किसमें, लोअर लिम्ब में, पैर में तो होगा भाई, लोअर लिम्ब में वीकनेस। अब ये मस्कुलर वीकनेस किसकी वजह से होगी, मस्कुलर वीकनेस होती है किस एक पर्टिकुलर नर्व में जो है इंजरी होने की वजह से, या नर्व का इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। तो ध्यान रखना हमेशा कि फुट ड्रॉप के लिए रिस्पॉन्सिबल नर्व जो है वो होती है पेरोनियल नर्व। पेरोनियल नर्व वो होती है जो पैरों में पाई जाती है। पेरोनियल नर्व किस में पाई जाती है, पैरों में। तो पैरों में पाई जाने वाली नर्व पेरोनियल नर्व, और पेरोनियल नर्व अगर कंप्रेस हो गई है किसकी वजह से, कास्ट को टाइट बांध दिया है, कंप्रेस हो गई तो काम नहीं करेगी फुट ड्रॉप। ठीक है, अगर स्केलेटल ट्रैक्शन लगाया जा रहा है, पिन डालते टाइम पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई तो फुट ड्रॉप। अगर इंजरी हो गई, पैर टूट गया, पेरोनियल नर्व डैमेज हो गई तो फुट ड्रॉप। अगर लंबे समय तक पेशेंट पड़ा है, हिल डुल नहीं पा रहा है और मूवमेंट नहीं करा रहा तो फुट ड्रॉप।
अगर हिप डिसलोकेशन का पेशेंट है और उसमें THR हुआ है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हिप का पेशेंट है, उसमें टोटल हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उस पेशेंट को बार बार कहा जा रहा है कि पंजा चला पंजा चला, पंजा नहीं चला पा रहा है और एक ही पोजीशन में लेटा हुआ है, तो फुट ड्रॉप। तो ऐसी वाली कंडीशन को रोकने, ऐसी वाली कंडीशन किसकी वजह से होती है? पेरोनियल नर्व में ऐसा इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, जिससे मसल्स में क्या हो जाता है? वीकनेस हो जाती है। तो फुट ड्रॉप को प्रिवेंट करने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली जाती है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो क्या लेते हैं? बेड क्रेडल। क्या बेड क्रेडल काम में लेंगे? नहीं। बेड क्रेडल जो होता है, बेड क्रेडल एक ऐसा सामान होता है अस्पताल का, बेड के पास पाया जाने वाला, जो पेशेंट को प्रिवेंट करता है कि उसको कोई किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। बेड पर पाए जाने वाले ऐसे सामान जो पेशेंट की टचिंग से दूर हैं लेकिन उसको फायदा दे रहे हैं। जैसे मान लो एक पेशेंट बर्न का केस है, कोई जला हुआ पेशेंट है और उसको सर्दी लग रही है, तो क्या हम पेशेंट को कंबल दे देंगे ओढ़ने के लिए जले हुए को? अब कंबल दे देंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उसका जला हुआ भाग तो उतर जाएगा सारा। तो हम क्या करते हैं, उसमें उसको इस तरह से टेंट की तरह से उसको ओढ़ा दिया जाता है कि सर्दी लग रही है तो वो अंदर से गर्म भी रहे और उसको टच भी ना हो। उसको क्या बोलेंगे? बेड क्रेडल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बेड क्रेडल बोलेंगे। दूसरा, पेशेंट का जो कंबल वगैरह है वो उसको गिरने से रोके, तो वो भी क्या कहलाता है? बेड क्रेडल के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। पेशेंट को सर्दी लग रही, टच नहीं कर सकते, तो क्या कर देते? उसको इस तरह से टेंट की तरफ उड़ा देते, बेड क्रेडल। तो बेड क्रेडल क्या फुट ड्रॉप में, वो तो टच ही नहीं हो रहा, तो फुट ड्रॉप में कैसे काम करेगा? तो नहीं आएगा। दूसरा है आपका फुटबोर्ड। फुटबोर्ड का मतलब पैर में लगाया जाने वाला एक ऐसा बोर्ड जो उसको क्या करता है? प्रिवेंट करने का काम करता है। ये पैर है, ये इस तरह से गिरा हुआ है, ठीक है। अब यहां पर क्या करा जाएगा? एक बोर्ड लगा दिया जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक बोर्ड लगा दिया जाएगा और पैर को क्या किया जाएगा? फ्लेक्स्ड। तो पैर को फ्लेक्स करने के बाद में, और यहां पे क्या लगा दिया है? बोर्ड लगा दिया। ये क्या होता है? फुटबोर्ड। तो ये क्या करवाया जाता है कि पेशेंट का जो ये पंजा होता है उसका फ्लेक्शन करके यहाँ पे बोर्ड लगाना क्या कहलाता है? फुट बोर्ड। तो फुट बोर्ड क्या किया जाता है? इसमें काम में लिया जाता है फुट ड्रॉप की कंडीशन में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका सैंड बैग। सैंड बैग इसमें नहीं आएगा। सैंड बैग किसके लिए काम में लिया जाता है? ध्यान रखना, सैंड बैग मोस्टली काम में लिया जाता है एम्पुटेशन के केस में। सैंड बैग किस में काम में लिया जाता है? एम्पुटेशन के केस में। और एम्पुटेशन का मतलब होता है किसी भी एक ऐसा अंग का भाग, शरीर के अंग का भाग जिसको काट दिया गया है, जिसको हटा दिया गया है, उस केस में क्या काम में लिया जाता है? सैंड बैग काम में लिया जाता है। अब ये एम्पुटेशन होता है वो दो तरह का होता है। लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो, लोअर लिम्ब की अगर हम बात करें तो लोअर लिम्ब का एम्पुटेशन दो तरह का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है आपका अबाउनी एम्पुटेशन, और एक होता है बिलाउ नी एम्पुटेशन, है ना। तो अबाउनी एम्पुटेशन का मतलब घुटने से ऊपर, और बिलो नी एम्पुटेशन का मतलब होता है घुटने से नीचे एम्पुटेशन, ठीक है। अब क्या होता है कि जो सैंडबैग होता है वो किसमें काम में लिया जाता है? सैंडबैग जो होता है वो किसमें काम में लिया जाता है? तो सैंडबैग को काम में लिया जाता है पेशेंट के जो स्टंप वाला भाग है, जो कटा हुआ भाग है उसको क्या बोलते हैं हम? स्टंप। जो बचा हुआ भाग उसको क्या बोलेंगे हम? स्टंप। तो स्टंप जो होता है उसमें क्या पाया जाता है? जर्किंग मूवमेंट पाया जाता है। तो जर्किंग मूवमेंट किस में पाया जाएगा? ध्यान रखना, अबव नी एम्पुटेशन में क्या पाया जाता है? जर्किंग मूवमेंट पाया जाता है। ध्यान करो, जैसे ये एक हाथ है, इस हाथ में पूरा ब्लड सर्कुलेशन के दौरान नॉर्मल सप्लाई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि यहां से काट दिया तो ब्लड का जो फ्लो है वो तो उसी रेट से आएगा जहां से जितना वो आना होता है। अब उसका एरिया घट गया तो ब्लड का प्रेशर इसमें ज्यादा आ गया, तो पेशेंट का जो हाथ होता है वो दर्द हिलेगा, वो इसी तरह से पैर में होता है। तो जर्किंग मूवमेंट पाया जाता है। तो उस जर्किंग मूवमेंट को बचाने के लिए क्या काम में लिया जाता है? सैंडबैग काम में लिया जाता है। दोनों तरफ, जो स्टंप के दोनों तरफ लगा देते जिसमें उसका जर्किंग मूवमेंट ना हो, ठीक है, जिससे इंजरी होने के चांसेस कम रहे। और जो बिलोनी एम्पुटेशन है ये हैंगिंग इसमें दिखता है। हैंगिंग का मतलब उसको ऐसा लगता है पेशेंट को जैसे लटका हुआ भाग है, ठीक है ना, ठीक है, ऐसी वाली बात होती है।
इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज और बता देता हूं, याद आ गई इसलिए बता दे रहा हूं कि एम्पुटेशन में एक चीज और काम में ली जाती है। किसी पेशेंट का एम्पुटेशन होके वार्ड में शिफ्ट हो गया, वो पेशेंट जैसे ही चेत में होगा तो उसको टेंशन होने लगती है कि मेरा पैर कट गया। वैसे तो पहले समझा देते हैं, लेकिन फिर उस पेशेंट की टेंशन होती है तो उसको हम झूठ बोलते हैं, उसको समझाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई आपका पैर नहीं कटा है, आपका पैर यथास्थिति यथासंभव यथास्थिति यथास्थान रखा हुआ है, अभी है, मतलब कटा नहीं है। उसको बोलते हैं अपन फैंटम सेंसेशन सिंड्रोम। फैंटम सेंसरी सिंड्रोम, सिंड्रोम के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ठीक। तो ये हो गया आपका ये वाला क्वेश्चन। दूसरा पिलो, तो पिलो किस में काम में लेते हैं? पिलो मोस्टली अस्पतालों में उन केसेस में काम में लेते हैं जो THR के केस होते हैं। THR का मतलब होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट में ध्यान रखने वाली बात ये होती है कि पेशेंट का जो पैर होता है उसको हमेशा एडक्ट रखा जाता है। एडक्ट का मतलब होता है कि मिड लाइन से दूर एडक्ट रखा जाता है। तो एडक्ट तब रखेगा जब दोनों पांवों के बीच में तकिया फंसा देंगे। तो पिलो का काम किस में लिया जाता है? THR के केस में लिया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन में इतना ही, नेक्स्ट अपन बात करते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए थैंक यू सो मच।